ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने लोगों से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक उत्पाद बनाने और उनकी मांग बढ़ाने का आह्वान किया। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने पानी की प्रत्येक बूंद बचाने और इसके दोबारा इस्तेमाल की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि अगले 6 महीने के लिए और बढ़ाई। राजस्थान को कोयला आपूर्ति के संबंध में भारत सरकार द्वारा दी गई वन भूमि डायवर्सन की अनुमति। वन भूमि डायवर्सन की शर्तों का पालन सुनिश्चित होने के बाद ही छत्तीसगढ़ सरकार लेगी अंतिम निर्णय। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के तहत कल नाम वापस लेने का अंतिम दिन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने पर गर्व व्यक्त किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अब भारत के उत्पाद दुनिया भर में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम स्थानीय उत्पादों को समर्थन देकर उन्हें ग्लोबल बना सकते हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रयास करें ताकि भारतीय उत्पादों की प्रतिष्ठा बढ़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी खरीद की वेबसाइट जेम पोर्टल के माध्यम से अब छोटे उद्यमी भी सरकार को अपने उत्पाद सीधे बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि नया भारत केवल बड़े स्वप्न ही नहीं देखता बल्कि उसे साकार करने का साहस भी रखता है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है। उन्होंने कहा कि योग हो या आयुर्वेद, आज दुनिया भर में स्वास्थ्य के प्रति भारत की जीवनशैली की लोकप्रियता बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि स्टार्टअप जगत में भी आयुष के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के विषय में कहा कि हमें जल की प्रत्येक बूंद के संरक्षण का संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा कि जल के दोबारा उपयोग पर भी जोर दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर बनाए जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि और 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। अब इस वर्ष सितंबर तक लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा। ये घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को पहले की तरह इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। योजना का 5वां चरण इस माह के अंत में समाप्त होना था। सितंबर 2022 तक इस योजना पर 80,000 करोड़ रुपए और खर्च होंगे। योजना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने 5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क प्राप्त हो रहा है। राजस्थान को छत्तीसगढ़ की खदानों से कोयला आपूर्ति के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन ने संबंधित जिले के कलेक्टर और वन मंडल अधिकारी को भारत सरकार द्वारा जारी अनुमति की शर्तों का पालन कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राज्य शासन द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार सरगुजा कलेक्टर और वन मंडल अधिकारी द्वारा शर्तों का पालन सुनिश्चित कराए जाने पर कार्ययोजना का परीक्षण कर सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद खनन प्रारंभ करने के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय ने सरगुजा जिले के सरगुजा वन मंडल के अंतर्गत पारसा ईस्ट और केतेबासेन खदान से कोयला उत्खनन कार्य के लिए 1136 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुमति प्रदान कर दी है। इस बीच राज्य के वन और खनिज विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि राजस्थान सरकार को किसी नए कोल ब्लॉक से खनन की अनुमति नहीं दी गई है। पारसा ईस्ट केतेबासेन कोयला खदान से पहले से ही कोयला निकाला जा रहा था। इसे वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को आवंटित किया था। वहां से 15 लाख टन प्रतिवर्ष कोयला खनन की अनुमति थी। इसी खदान के विस्तार की अनुमति दी गई है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ से राजस्थान को कोयले की आपूर्ति को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 25 मार्च को रायपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी। इस बीच सरगुजा जिले के परसा कोल ब्लॉक के प्रभावित ग्राम हरिहरपुर, फतेहपुर और साल्ही के ग्रामीणों ने कल अंबिकापुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके से भेंट कर परसा कोल ब्लॉक की वन स्वीकृति को निरस्त करने की मांग की है। राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में बताया गया है कि वन भूमि डायवर्सन की प्रक्रिया में प्रभावित गांवों की फर्जी ग्राम सभा के जरिए वन स्वीकृति हासिल की गई है, जिसका विरोध ग्रामीण कर रहे हैं। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के तहत कल 28 मार्च को नाम वापस लेने का अंतिम दिन है। इसी दिन प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा।
इस बीच जिला प्रशासन ने उपचुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी है। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने कल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी, पुलिस थाना और चौकी प्रभारियों सहित चुनाव सेल में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक में माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने को लेकर रणनीति तैयार की गई। वहीं उपचुनाव के लिए जिला प्रशासन को डाक मतपत्र के लिए 106 आवेदन मिले हैं। इनमें 80 वर्ष से अधिक और दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। 100% मतदान को लेकर प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत उम्रदराज और दिव्यांग मतदाताओं को डाक मतपत्र की सुविधा दी जा रही है। इसी तरह उपचुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को मताधिकार के लिए प्रेरित करने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इसके तहत छुईखदान के ग्राम गोपालपुर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शासकीय कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केन्द्र छुईखदान के छात्र छात्राओं ने एनएसएस के माध्यम से गांव में जागरूकता रैली निकाली और ग्रामवासियों को 12 अप्रैल को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। एनटीपीसी सीपत ने वर्ष 2020-21 में निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर पूरे एनटीपीसी में पहला स्थान हासिल किया है। एनटीपीसी सीपत परियोजना द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में बीते 24 मार्च तक सीपत विद्युत गृह द्वारा 81.58% पीएलएफ पर 20,887 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर पूरे एनटीपीसी में चौथा और पीएलएफ के मामले में छठा स्थान हासिल किया है। एनटीपीसी सीपत परियोजना के महाप्रबंधक घनश्याम प्रजापति ने आज बिलासपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बताया कि सीपत परियोजना द्वारा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा गोवा, दमन, दीव को भी बिजली की आपूर्ति की जाती है। उन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अब तक 11 लाख से ज्यादा पौधारोपण किया जा चुका है। इस वर्ष 52,000 पेड़ लगाए जाने का लक्ष्य है। श्री प्रजापति ने बताया कि सीपत एनटीपीसी को दीप का खदान से कोयले की आपूर्ति होती है। अभी 13 दिन का कोयला स्टॉक में है। वर्तमान में 2,980 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मुंगेली जिला मुख्यालय में कल पीएमएफएमई योजना के तहत एक उत्पाद आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर अजीत बसंत ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। कृषि विकास केन्द्र मुंगेली के विषय वस्तु विशेषज्ञ सह मास्टर ट्रेनर प्रमिला जोगी ने टमाटर प्रसंस्करण और इससे संबंधित मशीनरी के संबंध में जानकारी दी। वहीं सीएसआईडीसी के महाप्रबंधक सुरेश केशी ने योजना के तहत मिलने वाले अनुदान और आवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी दी। गौरतलब है कि कृषि उत्पादों के लिए बेहतर आय और रोजगार सृजित करने के लिए शासन द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को विदेशी हैकरों ने हैक कर लिया था। हालांकि कुछ ही घंटों बाद ट्विटर हैंडल रिस्टोर कर लिया गया। इस बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा इस संबंध में छत्तीसगढ़ साइबर सेल और गोलबाजार पुलिस थाने में अज्ञात हैकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और छत्तीसगढ़ प्रभारी जोसेफ जॉन हुकिन्स कल 28 मार्च को 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। श्री हुकिन्स कल रायपुर शहर और ग्रामीण जिला इकाइयों की बैठक में भाग लेंगे। वहीं 29 मार्च को महासमुंद जिले के पिथौरा में अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों की भी बैठक लेंगे। नागालैंड के कोहिमा में आयोजित 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री दौड़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इनमें बिलासपुर मंडल के 2 खिलाड़ियों में मुन्नी देवी ने स्वर्ण और दिनेश कुमार ने रजत पदक हासिल किया है। इन खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। भिलाई में नगर निगम की टीम ने आज शहर के मुख्य चौराहा घड़ी चौक से लेकर गदा चौक तक सड़क पर अतिक्रमण कर व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को हटाया।
निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। इसके लिए निगम की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची और सड़कों पर ठेले खोमचे लगाकर व्यवसाय करने वालों को समझाइश देकर सड़क किनारे व्यवसाय न करने की हिदायत दी। इस दौरान व्यवसायियों ने निगम प्रशासन की कार्रवाई का विरोध भी किया, लेकिन जिला और पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद वे शांत हो गए। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज महासमुंद जिले के बिरकोनी गांव में आयोजित झेरिया यादव समाज के महासम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने यादव समाज भवन के लिए 1 करोड़ रूपये से अधिक की राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री कल राजधानी रायपुर के शतानी दरबार के वर्षीय महोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आध्यात्म का केन्द्र होने के साथ साथ सांस्कृतिक समन्वय और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केन्द्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। कल भक्त माता कर्मा जयंती है। इसकी पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एनसीसी बटालियन दुर्ग के अंतर्गत आने वाले 10 कॉलेजों और अंजोरा तथा राजनांदगांव एनसीसी बटालियन के कैडेट्स को सी प्रमाण पत्र के लिए आज परीक्षा आयोजित की गई। सामाजिक संगठन सर्वधर्म सेवा मंच भिलाई के सभी सदस्य अर्थ आवर दिवस से प्रतिदिन रात 8 बजे से 10 मिनट के लिए अपने घरों की सभी लाइट्स 6 जुलाई 2022 तक बंद रखेंगे। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ बीते 1 हफ्ते से हड़ताल पर है। प्रदेश अध्यक्ष मूलचंद शर्मा ने इस सिलसिले में कोंडागांव पहुंचकर हड़ताली कर्मचारियों से मुलाकात की। भिलाई इस्पात संयंत्र के शिक्षा विभाग द्वारा आज एक समारोह का आयोजन कर 255 प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री ट्रॉफी छात्रवृत्ति प्रदान की गई। कवर्धा पुलिस ने आंध्रप्रदेश के विजयनगरम की ज्वेलरी दुकान से सोने के जेवर चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। रायगढ़ में आज पंचधारी डैम में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। कोंडागांव जिले में घोड़ागांव के जंगली सुअर के हमले में 2 ग्रामीण घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक भालू की मौत हो गई। मृत भालू के पैर में चोट के निशान मिले हैं। और कोंडागांव पुलिस ने एक कार से 35 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 7 लाख रूपये आंकी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने लोगों से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक उत्पाद बनाने और उनकी मांग बढ़ाने का आह्वान किया। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने पानी की प्रत्येक बूंद बचाने और इसके दोबारा इस्तेमाल की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि अगले 6 महीने के लिए और बढ़ाई। राजस्थान को कोयला आपूर्ति के संबंध में भारत सरकार द्वारा दी गई वन भूमि डायवर्सन की अनुमति। वन भूमि डायवर्सन की शर्तों का पालन सुनिश्चित होने के बाद ही छत्तीसगढ़ सरकार लेगी अंतिम निर्णय। और खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के तहत कल नाम वापस लेने का अंतिम दिन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।